हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी लोक भारती जो कि 10th क्लास का है, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस का है। तो आज हम इसका देखने वाले हैं दूसरी इकाई जो है उसका ये थर्ड पार्ट है, श्रम साधना। इसके लेखक है श्री कृष्णदास जाजू। ठीक है, तो आज हम इसका क्या देखेंगे, स्वाध्याय देखेंगे इस चार लेसन का। ठीक है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन किए गए हैं स्वाध्याय के अंदर हम सबके आंसर देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। जब कोई डाउट रहता है तब आप पूछा करो, ठीक है। वीडियो एंड बीच में ही छोड़ देते हो आप लोग, फिर क्वेश्चन करने लग जाते हो। ठीक है, तो आप लोग एंड तक देखिए, फिर कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। ओके, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको सारे क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे स्वाध्याय का सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तर लिखिए। सूचना के अनुसार कृत्य कीजिए, यानी कि आपको जो पढ़े हो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है ना। आपका जो लेसन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से। ओके, तो उत्तर लिखना है आपको, यानी कि आपको जो ये क्वेश्चंस दिए गए इनके आपको उत्तर सीधे सीधे लिख देने। ठीक है, तो चलिए हम आंसर देखते हैं सबके। हमारा पहला क्वेश्चन था कि व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नए नियम। तो वो नए नियम क्या थे वो आपको बताने हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका उत्तर है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। ठीक है, लिख लीजिए इसका आंसर, इसके सामने ही लिख लीजिए या तो नीचे लिख लीजिए एक लाइन छोड़कर। ठीक है, सस्ती हो या बिक्री, महंगी से महंगी, मुनाफे की कोई मर्यादा नहीं। जो कारखाना मजदूरों के शरीर श्रम के बिना चल ही नहीं सकता, उसके मजदूर को 1,000-500 तथा व्यवस्थापक को और पूंजी लगाने वालों को हजारों लाखों का मिलना गलत नहीं माना जाता। ठीक है, ये इसका आंसर है पहले का। अब हम दूसरे का देखेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, उत्तर लिखिएगा कि संपत्ति के दो मुख्य साधन कौन कौन से संपत्ति के थे वो आपको लिखने। तो पहला लिखेंगे सृष्टि के द्रव्य और दूसरा लिखेंगे मनुष्य का शरीर श्रम। अब देखो इसमें कई बार एक जो वर्ड है, शब्द, वो बार बार क्या होता है, रिपीट हो रहा है, वो है श्रम। श्रम का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेहनत। ठीक है, ये याद रखना। एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आपको श्रम का पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द पूछेगा तो आप क्या लिखोगे, मेहनत। या फिर मेहनत दिया रहेगा तो आप क्या लिखोगे, श्रम। ठीक है, या तो फिर परिश्रम भी लिखोगे तो आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि समाप्त हुई 2 प्रथाएं। तो आप इसका आंसर लिखेंगे। जो 2 प्रथाएं समाप्त हो गई हैं वो है गुलामी की प्रथा और राज प्रथा। ठीक है, तो ये तीसरे का आंसर है। अब नेक्स्ट हम चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है कल्याणकारी राज्य का अर्थ। तो इसका आप लिखेंगे, कल्याणकारी राज्य का अर्थ यह समझा जाता है कि सब तरह के दुर्बलों को राज्य सत्ता द्वारा मदद मिले, अर्थात बड़े पैमाने पर कर वसूल करके उससे गरीबों को सहारा दिया जाए। ठीक है, इसका लिख लीजिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्वाध्याय का। ओके, दूसरा है कुर्ती पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र, यानी कि गांधी जी यानी कि जो हमारे बापू थे, उनके द्वारा जो शोषण तथा उसकी जो अशांति, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अशांति मतलब जहाँ शोरगुल, उसको मिटाने के लिए बताए गए जो सूत्र थे वो लिखने हैं आपको। तो यहाँ पे एक ही बॉक्स आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन 2 बॉक्स है, हम दोनों के आंसर देखेंगे। ठीक है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको ये बोला गया था कि गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। 2 बॉक्स थे, इन दोनों बॉक्स में आपको लिखना है। तो मैं एक एक करके पॉइंट बता रही हूँ, 2 आपको लिख लेना है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे पहले बॉक्स में, पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना 4 घंटे शरीर श्रम। और दूसरा है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग, यानी 4 घंटे बुद्धि काम। ठीक है, तो ये दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों बॉक्सेस में लिख देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। ओके,
थर्ड क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, तुलना कीजिए। तुलना का मतलब होता है कि आपको कंपैरिजन करना। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है बुद्धिजीवी और दूसरा है श्रमजीवी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है, 2-2 पॉइंट दोनों के भी लिखने। हो सकता है एग्जाम में आपको ये 2 मार्क्स के लिए पूछ ले। ठीक है, पैराग्राफ दिया रहेगा, फिर उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन करेगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। बुद्धिजीवी का पहला पॉइंट लिखेंगे बुद्धि काम करना, और श्रमजीवी का पहला पॉइंट लिखेंगे शारीरिक श्रम करना, और बुद्धिजीवी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन, और श्रमजीवी का दूसरा पॉइंट लिखेंगे आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं और कष्टमय जीवन। ठीक है, तो दोनों का 2-2 पॉइंट है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये दोनों लिख लीजिए, दोनों का, किसका, बुद्धिजीवी और श्रमजीवी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। चौथा क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का, लिखिए, आपको लिखना है सिर्फ, दान से ये कार्य बनते हैं, व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है। तो किन से प्राप्त होती है वो आपको इन दोनों बॉक्सेस में लिखना है, और दान से ये कार्य बनता है वो आपको इन दोनों बॉक्सेस में लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम आंसर देखेंगे और आप लिखेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगी, आप लोग लिखेंगे। ओके, दान से ये कार्य बनते हैं, तो इसके पहले बॉक्स में लिखेंगे अस्पताल, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे विद्यालय। ठीक है, चलिए अब इसका देखते हैं। इसके पहले बॉक्स में लिखेंगे विद्यालयों से, और दूसरे बॉक्स में लिखेंगे अपने साथियों एवं समाज से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। ओके, कुछ छूट जाए तो बैक करके आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा पांचवा क्वेश्चन स्वाध्याय का। क्वेश्चन है कि पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्युक्त शब्द को ढूंढकर लिखिए तथा उसमें किन्हीं 4 वाक्यों को में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो आपको वाक्य में प्रयोग करना है एक शब्द को ढूंढकर। चलिए मैं आंसर बताती हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, आपको क्वेश्चन किया गया था कि इक शब्द को ढूंढना है, यानी इक का जो उच्चारण है वो आना चाहिए उस शब्द में। ठीक है, तो इक वाले शब्द को हमने ढूंढा है 6, और उसको क्या करना था, आपको वाक्य में प्रयोग करना था। देखो मैं आपको सब कुछ करके दे रही हूँ, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना। ठीक है, और आप लोग पढ़ेंगे और 10th का जो रिजल्ट आएंगे मुझे बताएंगे। ठीक है, कि आप लोग का कितना आया है ना। चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला लिखेंगे आर्थिक, दूसरा प्राकृतिक, तीसरा श्रमिक, चौथा सामाजिक, पांचवा प्राथमिक, छठा बौद्धिक। अब देखो इन सब में इक का उच्चारण हो रहा है कि नहीं, आप खुद ही एक बार पढ़कर देख लो। ठीक है, सब में ना इक का उच्चारण होगा। अब इन सब को ही ना हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो पहला है आर्थिक, तो आर्थिक का वाक्य बनेगा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कुछ करो। दूसरा है प्राकृतिक, तो प्राकृतिक का ये वाक्य है कश्मीर की घाटी प्राकृतिक दृश्य से भरी पड़ी है। तीसरा है श्रमिक, श्रमिक का मतलब होता है किसान, तो यहाँ पे आएगा इसका मतलब, इसका वाक्य है कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का काम बहुत मेहनत का होता है। चौथा है सामाजिक, तो सामाजिक में आप लोग लिखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, और बाकी के जो 2 है मैं आपको भी दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, देखो नेक्स्ट है प्राथमिक, तो प्राथमिक का वाक्य बनाएंगे आप लोग, घायल व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत होती है। चिकित्सा का मतलब होता है मेडिकल, हॉस्पिटल बोला जाता है उसको। ठीक है, हॉस्पिटल बोलते हैं हम चिकित्सक को। जो चिकित्सक होता है उसको डॉक्टर, जो चिकित्सा होता है उसको हॉस्पिटल। ठीक है, छठा है बौद्धिक, तो बौद्धिक का हम लोग वाक्य बनाएंगे कि हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता भिन्न भिन्न होती है, यानी अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमें इसकी मीनिंग पे तो ध्यान नहीं देना है। आपको बोला था इक वाले शब्द ढूंढ के आपको पार्ट में से लिखने थे, तो वो मैंने आपको ढूंढ दिए। आपको क्या करना है, सेम जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वैसे लिख लेना है। मैं तो बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख के रख लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्वाध्याय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्वाध्याय का छठा, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त हुए हैं, ऐसे शब्द ढूंढ कर लिखिए। यानी कि आपको अपने पाठ में से ऐसे शब्द ढूंढना है, विलोम यानी कि उसका अपोजिट वर्ड भी आपके पाठ के अंदर दिया गया है, तो वैसे शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कितने, तो आपको जितने मिल जाए उतने लिख दीजिएगा। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको बता रही हूँ अभी, पहले ही घबरा जाएंगे कि बता नहीं रहे, खाली समझा रही है। तो जो आपका छठा क्वेश्चन है उसका आंसर है, पहला लिखेंगे
हार मांस, दूसरा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, देश विदेश, हाथ पैर, स्वार्थ प्रार्थ, छठा अमीर गरीब। यानी 6 हमने ढूंढे पार्ट के अंदर से और आपको भी यही 6 लिख लेने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे स्वाध्याय का, वो है कि अभिव्यक्ति से आपको क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन है कि समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है, इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो इस कथन को हम अपने विचार में बता देते, आप लोग का क्या विचार है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एज योर विश। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये आपके उपयोजित लेखन जो थे उसका क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगाना, नदियों के जल का बहाना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और उसके शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि उन्हें स्वयं इनकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता, यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से ही चल रही है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से ही हो रहा है। हर युग समाज के उत्पादन के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। ठीक है, तो ये आपका उपयोजित लेखन जो है, मैं बता दूं आपको एक बार फिर से, ये आपका जो अभिव्यक्ति का जो क्वेश्चन था ये उसका आंसर है। ठीक है, अभिव्यक्ति का जो क्वेश्चन था उसका आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, क्योंकि हमारे स्वाध्याय का तो सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, तो अब हम देखेंगे हमारा भाषा बिंदु। ठीक है, यानी ग्रामर सेक्शन स्टार्ट हो रहा हमारा वहाँ से। चलिए देखते हैं। हमारे भाषा बिंदु का पहला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में अधेड़ रेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्ठक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरों का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि आपको अधेड़ रेखांकित, यानी जो इतना किया गया अधेड़, यानी जिस भी वर्ड के नीचे लाइन खींची गई है उसको अधेड़ रेखांकित बोला गया है, यानी आधे शब्द को किया गया। ठीक है, अब उनको क्या करना है, उससे जुड़े जो शब्द समूह है आपको कहाँ दिए गए हैं, आपको जो देखो यहाँ पे कॉस दिया गया कोष्ठक, उसमें दिए गए हैं। अब आपको उसका चयन करना है और वाक्य फिर से लिखना है, यानी चुनकर उसके लिए कौन सा मुहावरा आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हम सबका आंसर देखेंगे। ओके, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और कोई डाउट रहता तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, देखो पहला था हमारा कि करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। ठीक है, प्यार करने लगा उससे। मतलब देखते हो ना जानवर, वो आप पढ़े होंगे ना लक्ष्मी, जो आपका ये लेसन है, तो उसके अंदर करामत अली रहता है, राइट। तो करामत अली के ऊपर ही ये आपको दे दिया गया वाक्य। तो वो बोलता है कि जो करामत अली था वो हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा, यानी उसे सहलाने लगा। ठीक है, एकदम प्यार से वही बोल रहे हैं यहाँ पे। चलो वैसे हमें उसको मीनिंग से क्या करना है, राइट। आप बोलेंगे मैम आंसर बताओ ना, क्या करना है उसके से, मुझे भी क्या करना है, चलो छोड़ो जाने दो। ठीक है, तो आप वाक्य का क्या करोगे, चेंज कैसे करोगे, क्या करना है आपको, स्नेह करने लगा, इसको उसकी जगह यहाँ पर ढूंढो सही मुहावरा क्या होगा। तो यहाँ पे देखो हाथ फेरना लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, स्नेह करने लगा को कट करना है, स्नेह करने को, और उसकी जगह हाथ फेरना लिख देना है। तो आपका वाक्य बन जाएगा, करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। ठीक है, और आप जो वर्ड चेंज करोगे उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। ठीक, समझा ना। ओके, अब हम दूसरे का देखेंगे। दूसरा है हमारा, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। भयभीत का मतलब होता है डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया गया भयभीत को, है ना, भयभीत हो गया को। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, मतलब इसका वाक्य बनेगा चेंज करने के बाद, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। देखो यहाँ पे दिया गया ना, तो ये हम मुहावरा यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इसकी जगह पे। ठीक है,
अब थर्ड है हमारा, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो अपमानित करने की जगह कौन सा ये आएगा, ये मुहावरा वो आपको लिखना है। तो यहाँ पे इज्जत उतारना दिया गया है ना, तो वो यूज़ कर देंगे। तो आपका ये इस तरह वाक्य बन जाएगा कि क्या आपने मुझे इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। ठीक है, मुझे लगा कि आप लोग को बोलने के बाद कहीं नहीं समझा होगा, इसके लिए मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रही हूँ। वही आप वाक्य को यहाँ ये थर्ड नंबर वाला जो वहाँ पे लिख देना है, क्या कि क्या आपने मुझे यहाँ इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारा, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब इसका वाक्य देखते हैं, चेंजिंग वाला। चौथे का वाक्य लिखेंगे, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया गया है ना, तो वही आपको बस खाली चेंज करके हमने उसको यहाँ पे लिख दिया। और मैं आपको इतने अच्छे समझा रही हूँ कि आई होप आपको एग्ज़ाम के आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि किस तरह कौन सी चीज़ हिंदी में करनी रहती है। ठीक है, और हाँ, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि आप लोग ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक किया करो, वहाँ आपकी हेल्प के लिए ग्रामर के वीडियोज़ होते हैं, साइंस के वीडियोज़ होते हैं, अदर अदर सब्जेक्ट्स के होते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सको। आपका बोर्ड एग्ज़ाम है ना, तो टेंशन मत लो, बस अच्छे से पढ़ाई करो और कुछ नहीं। ठीक है, सब अच्छा होगा। तो हमारा देखो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन भी हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते हुए ही क्रोध में आ गए। तो इसका वाक्य देखते हैं हम लोग। पांचवे का वाक्य लिखेंगे आप लोग, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिलमिला गए। क्यों? क्योंकि हमें इसे चेंज करना था, क्रोध में आ गए, तो उसकी जगह हमें मुहावरा दिया गया है तिलमिला जाना, तो हम इसको चेंज करके ये लिख देंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है। और रुको, देखो देखो लिखा हुआ है ना नीचे, यहाँ पे नीचे में लिख लो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे भाषा बिंदु का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जा भाई जा। सेकेंड है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी कि जो मुहावरे आपको दिए गए हैं उनको क्या करना है, उनका पहले तो अर्थ लिखना है, यानी उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, और फिर उसको आपको एक अच्छे से वाक्य में उसका प्रयोग कर डालना है। और आपको मालूम है, जब हम किसी भी मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो हम उसका अर्थ नहीं, बल्कि जो हमें मुहावरा दिया रहता है हम उसका इस्तेमाल करते हैं वाक्य में, और उसके नीचे हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। राइट, ऐसी तरह लाइन कर देते हैं जो हमारा मुहावरा यूज़ हुआ रहता है। ठीक है, चलिए आई होप आपको ये समझ गया होगा ये रेड लाइन का क्या मतलब था, सॉरी पिंक लाइन का। ठीक है, चलिए अब हम आंसर देखेंगे एक एक करके। देखिए, पहला है आपका गुजर बसर करना। ठीक है, तो आप इसका अर्थ लिखेंगे आजीविका चलाना। ठीक है, और इसका वाक्य लिखेंगे, यहाँ पर इसका वाक्य दिया गया है कि भीषण जल प्रलय के बाद किसी तरह पीड़ितों को गुजर बसर हो रहा है। पीड़ितों को यानी जो मरीज होते हैं उनको, जो जिनको पीड़ित उनको बोलते हैं कि जिससे उनकी तबीयत ख़राब हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ जो बुखार, ये अदरवाइज जो भी प्रॉब्लम्स है वो, यानी कुछ अलग प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पे जल प्रलय बताया गया है, बाढ़, जल प्रलय का मतलब होता है बाढ़ आना। ठीक है, तो इसकी वजह से जो उनका जो हालत हुआ है उनको भी पीड़ित कहा जाता है। तो यहाँ पे वाक्य आपको ये लिख देना है। ठीक है, अब सेकंड है हमारा गला फाड़ना। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। तो दूसरा है गला फाड़ना, इसका मतलब है, अर्थ है शोर करना, चिल्लाना। और वाक्य लिखेंगे आप लोग, छोटे बच्चों को डांटने पर वे गला फाड़ने लगते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसी होता होगा, मम्मी पापा बोलते होंगे बेटा पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन आप लोग हाँ पढ़ेंगे, आप लोग उल्टा उन्हीं को सुना देते होंगे। मैं सही बोल रही हूँ, मुझे पता है आप लोग ऐसे ही करते हो। ऐसा नहीं करने का कभी भी। ठीक है, आपके पेरेंट्स से आप उनकी ना हमेशा इज्जत कीजिए। ठीक है, उसी तरह अपने टीचर्स की भी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, थर्ड जो है हमारा, कलेजे में हुक उठना। अब इसका हम अर्थ लिखेंगे और वाक्य। थर्ड वाले का अर्थ लिखेंगे, मन में वेदना उत्पन्न होना। और इसका वाक्य लिखेंगे, फुटपाथ पर बेसहारा लोगों की हालत देखकर मेरे कलेजे में हुक उठने लगी। ठीक है, अब चौथे का देखेंगे। चौथा है सीना तान कर खड़े रहना। तो इसका ये अर्थ लिखेंगे, निर्भय होकर खड़े रहना। और वाक्य लिखेंगे, सत्य के मार्ग में हमें सीना तान कर खड़े रहना चाहिए। ठीक है, अब पांचवा है टांग अड़ाना।
टांगराना का अर्थ लिखेंगे बाधा डालना, और वाक्य लिखेंगे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। ईर्ष्यालु यानी कि जो जलने वाले लोग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट 6, जेब ढीली होना। जेब ढीली होने का अर्थ लिखेंगे जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च होना, और वाक्य लिखेंगे महंगाई इतनी बढ़ गई कि छोटे से आयोजन में भी लोगों की जेब ढीली हो जाती है। ठीक है, इसमें लड़कियां एक्सपर्ट होती, जैसे पहले पापा का बाद में फिर हस्बैंड का खर्च कराती, राइट। जैसे लड़के भी कम नहीं होते, वो भी करते हैं, वो तो और ही ज़्यादा होते हैं, लेकिन लड़कियां बेचारी क्या कर सकते हैं, बदनाम है बेचारी। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा निजात पाना। ठीक है, इसका वाक्य देखते हैं और अर्थ। निजात पाना का अर्थ लिखेंगे मुक्ति पाना, और वाक्य लिखेंगे मौका परस्त लोगों से जल्द निजात पा लेना चाहिए। मौका परस्त लोग कौन? जो देखो सेल्फिश लोग होते हैं, उनकी बात कर रहा है। आप लोग सेल्फिश हो क्या? नहीं ना। हाँ, कभी भी सेल्फिश नहीं होने का। अपने बारे में जो सोचते हैं फिर वो हमेशा खुद गड्ढे में गिरते, ठीक है, और दूसरों में कभी जलने का नहीं, कभी किसी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फूट फूट कर रोना। तो इसका अर्थ और वाक्य देखेंगे। फूट फूट के रोना का अर्थ है जोर जोर से रोना। ठीक है, और इसका वाक्य लिखेंगे माँ ने जब नीलू को खिलौने खरीद कर नहीं दिया तब वह फूट फूट कर रोने लगी। नेक्स्ट है मन तरंगियात होना। तो इसका अर्थ और वाक्य देखते हैं हम लोग। इसका अर्थ लिखेंगे मन उमंग से भरना, और वाक्य लिखेंगे आसमान में लहराते तिरंगे को देखकर सेवानिवृत्त फौजी रणतेज सिंह का नाम मन तरंगित हो उठा। नेक्स्ट है मुंह लटकाना। मुंह लटकाना का अर्थ लिखेंगे निराश होना, और वाक्य लिखेंगे पिता पर सीमा मुंह लटका कर बैठ गई। आप लोग को भी डांट पड़ती है, या तो रोने लग जाते होंगे या तो फिर मुंह लटका कर बैठ जाते होंगे, और पढ़ाई के नाम से तो फिर क्या ही बोले, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा बिंदु का। पाठ्य पुस्तक में आए मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखो सच्ची बहुत देता है ग्रामर ना, आप लोग भी परेशान हो जाते होंगे लिख लिख के। चलो कोई नहीं, मैं आपको आंसर बताती हूँ। ठीक है, आप एक बार समझ जाओगे फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा। यानी आपकी जो टेक्स्ट बुक में आपका जो लेसन है श्रम साधना, उसके अंदर से जो भी मुहावरे आए उसको आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरा बना बनाया हुआ मटेरियल दे रही हूँ, आपको क्या करना है खाली लिख लेना है, या तो फिर समझ लेना, बस हो गया और कुछ नहीं। ओके, आपको भी इसी तरह 2 कॉलम बना लेने मुहावरे और वाक्य प्रयोग का। ठीक है, तो पहला है गुजर बसर करना। तो वाक्य लिखेंगे बिना जल प्रलय के बाद किसी तरह पीड़ित को गुजर बसर हो रहा है। दूसरा है गला फाड़ना। छोटे बच्चों को डांटने पर वे गला फाड़ने लगते हैं। कलेजे में हुक उठना। फुटपाथ पर बेसहारा लोगों की हालत देखकर मेरे कलेजे में हुक उठने लगी। सीना तान कर खड़े रहना। सत्य के मार्ग में हमें सीना तान कर खड़े रहना चाहिए। टांग अड़ाना। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग हमेशा दूसरों के काम में टांग अड़ाते रहते हैं। जेब ढीली होना। महंगाई इतनी बढ़ गई कि छोटे से छोटे आयोजन में भी लोगों की जेब ढीली हो जाती है। निजात पाना। मौका परस्त लोगों से जल्द निजात पा लेना चाहिए। फुट फुट कर रोना। माँ ने जब नीलू को खिलौने खरीद कर नहीं दिए तब वो फुट फुट कर रोने लगे। मन तरंगियात होना। आसमान में लहराते तिरंगे को देखकर सेनापति फौजी रणतेज सिंह का मन तरंगित हो उठा। मुंह लटकाना। पिताजी के डांटने पर सीमा मुंह लटका कर बैठ गई। देखो ये आपके टेक्स्ट बुक में यानी कि आपकी जो लेसन है श्रम साधना में आया हुआ था, वो सबको हमने ले लिया। ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, जो आपको वाक्य प्रयोग करके बताए थे, हमने चेंज करके मतलब वाक्य में प्रयोग करके बताए थे मुहावरों का, वही है, सेम ही है। बट आपके टेक्स्ट में लिखना था, तो टेक्स्ट बुक में जो भी आया था वो ढूंढ कर लिखना था, तो ये सारे ही है। आप लोग भी लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे किसका, स्वाध्याय का, यानी हमारे इस लेसन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे मतलब इसका, मैं बोली थी जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे लेसन का। ओके, उपयोजित लेखन है, इसमें आपको क्वेश्चन किया गया है निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। आपको देखो क्या बोला गया कि मिट्टी, चांद, खरगोश और कागज, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको क्या बनाना है, कहानी बनाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको
बता देती हूँ, मतलब इसके आंसर्स बता देती हूँ। और हाँ, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कहानी लेखन आता है और ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप जो कहानी बना रहे हो उसके अंदर ये सारे जो शब्द है इनका आना ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 मार्क्स तो दूर की बात, एक भी नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जो समझाए हो उसको समझिएगा। ओके, ये सारे जो शब्द है ज़रूर आएंगे हमारे कहानी में। चलिए हम कहानी देखते हैं। ओके, हम अच्छा सा टाइटल दे देंगे हमारी कहानी को, उसमें लिख देंगे जंगल की परी। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही, आपको वही लिखना है। ठीक है, तो लिखा है, रामपुर गांव में रतन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम रेखा और बेटे का नाम अविनाश था। अविनाश बहुत ही समझदार व परोपकारी लड़का था। गरीबी के कारण अविनाश पढ़ाई करने के साथ ही व्यापार में भी अपने पिता का साथ देता था। वो अपने पिता के साथ लकड़ियां काटने और बेचने जाया करता था। एक दिन पिता की तबीयत ठीक न होने के कारण उसके अकेले ही जंगल में लकड़ियां काटने जाना पड़ा। दोपहर का वक्त था। रतन पसीने में लथपथ लकड़ियां काटने में जुटा था। उसी जंगल में एक परी रहती है। उसकी नज़र अविनाश पर पड़ी। छोटी सी उम्र में इतनी कड़ी मेहनत देखकर परी का दिल पसीज गया। उसने अविनाश की परीक्षा लेना उचित समझा। शाम होने को थी। अविनाश कटी हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा एक बड़ा सा पत्थर आ गया। कुछ लोगों जो उसे रास्ते से आ जा रहे थे, वे रास्ते में पत्थर होने की वजह से रास्ते के बगल से आगे बढ़ रहे थे होते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते के अगल-बगल कटीली झाड़ियाँ व दलदली ज़मीनें थी, वो जो किसी भी राहगीर के लिए घातक साबित हो सकती थी। वो पत्थर देखकर अविनाश को आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि सुबह उस राह पर कोई पत्थर नहीं था। अविनाश ने मन ही मन विचार किया कि वो भी यदि अन्य लोगों की भांति रास्ते के बगल से चला जाएगा तो आखिरकार ये पत्थर हटाएगा कौन, और रास्ते के समय कोई मुसाफिर इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे खतरा हो सकता है। अतः उसने पत्थर को हटाने का निर्णय लिया। पत्थर बड़ा था, उसे आसानी से हटाना मुश्किल था, लेकिन अविनाश ने भी हार नहीं मानी। इस बीच राह में आने जाने वाले लोगों को उसे देखकर भी अनदेखा करते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। आसमान में चांद निकल आया। पूर्णिमा की रात थी। हर तरफ चांदनी बिखरी बिखरी हुई थी। अविनाश अपने घर में जाने से पहले किसी तरह इस पत्थर को बगल कर देना चाहता था। आखिरकार काफ़ी समय मशक्क़त के बाद वह कामयाब हो गया। पत्थर को बगल करने के बाद उसकी नज़र एक जगह पर पड़ी जहाँ पत्थर था। उसे लगा कि ज़मीन में मिट्टी के नीचे कुछ है। उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहाँ एक मटका था। उसने मिट्टी खोदकर उस मटके को निकाला। जब उसने मटके का मुंह खोलकर देखा तो उसमें एक खरगोश व कागज का टुकड़ा था। अविनाश ने खरगोश को पहले बाहर निकाला, फिर उसने कागज को मटके में से निकाला तो उसने देखा कि उसमें कुछ लिखा है। उसने पढ़ना शुरू किया। मैं जंगल की परी हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए यह बड़ा सा पत्थर रास्ते में रखा। तुमने परीक्षा में सफल हुए। अब यह जादुई खरगोश तुम्हारा है। इस खरगोश से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हारे सामने फौरन पेश कर देगा। अविनाश बहुत प्रसन्न हो गया। खरगोश के साथ घर लौटकर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। जादुई खरगोश ने अविनाश की गरीबी दूर कर दी और उसका परिवार खुशहाल जीवन बिताने लगा। अब देखो, अब हमने कहानी लिखा है तो हमें सीख भी तो लिखनी पड़ेगी ना, कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है। देखो, जब आप सीख लिख लेते हो और अगर आप कहानी को अच्छा सा टाइटल दे देते तो आपको 2 मार्क्स वहीं मिल जाते, और जो आपको 4 मार्क्स का अगर रहता है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको 1-2 मार्क्स मिलता है। ठीक है, जहाँ पर आप मिस्टेक कुछ नहीं करते तो। चलिए हम इस कहानी का सीख देखेंगे अभी। एंडिंग में लिखेंगे सीख, परोपकारी व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है। ठीक है, तो ये आपका कहानी था, आपने लिख लिया। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितने भी वर्ड हमको दिए गए थे, मिट्टी, खरगोश, चांद, ठीक है, और एक और वर्ड था कागज, तो ये सब देखो हमारे कहानी में आए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये एग्जाम में लिख के आए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो का एंड होता है। श्रम साधना जो हमारा लेसन था वो ख़त्म होता है। सो बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिए। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।